अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को 1811 में बर्ज़िलियस ने इंट्रोड्यूस करवाया था। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं, इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो आप लोग ये देखो, आपके पास है ये HCl ये कैसे बना। ये HCl इस तरह से बना कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए ताकि वो स्टेबल हो जाए, और हाइड्रोजन भी चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो ये क्या करते हैं कि ये दोनों शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो जब दो नॉन मेटल्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, उस दौरान जो बॉन्ड बनती है उसे हम लोग कह देते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड होती है ये दो तरह की होती है। अगर डिफरेंट एटम्स के दरमियान अगर ये म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो इस तरह से जो बॉन्ड बनती है इसे हम लोग कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और अगर एक जैसे एटम के दरमियान अगर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है तो इसे हम लोग कह देते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब पोलर का लफ्ज़ इस वजह से इस्तेमाल होता है कि देखो, आप लोग अगर इसको देख लो, इसे हम लोग पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं कि यहाँ पे अगर आप क्लोरीन को देखो और हाइड्रोजन को देखो तो क्या होता है कि ये जो क्लोरीन होता है इसकी इलेक्ट्रॉन को जो खींचने की सलाहियत होती है वो क्या होती है, वो ज़्यादा होती है, और जो हाइड्रोजन है इसके इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत कम होती है। तो आप लोग इसको इस तरह से समझ सकते हो कि ऐसे बच्चे जो कि दो स्ट्रेंथ में मुख्तलिफ हों, अगर उनको क्या करें हम लोग रस्सा खींचने पे लगा दें, तो ऐसा बच्चा जो कि जिसकी ताकत ज़्यादा है रस्से को खींचने की, तो वो ऐसे लगेगा कि वो रस्सा अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा। और जो ये दोनों ऐसे बच्चे जिनकी ताकत जो रस्से को खींचने की वो बराबर होगी, तो वहाँ पे क्या होगा कि कोई एक भी जो है वो जीत नहीं पाएगा। तो क्या होगा कि दोनों में इक्वल शेयरिंग होगी। तो इसी वजह से हम लोग कहते हैं यहाँ पे कोई भी पोज नहीं बनेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसे लगेगा कि जिसकी ताकत अगर ज़्यादा होगी हमें जीता हुआ वो लगेगा। इसी तरह से अगर आप लोग यहाँ पे भी देखो तो ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा, ये जो पेयर, ये जो शेयर दोनों में ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन की ये जो शेयरिंग हो रही है इस वक्त, ये इसे क्लोरीन की जो ताकत है वो ज़्यादा है और जो हाइड्रोजन की है वो क्या है, वो कम है। इस तरह से क्या हो जाता है कि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पार्शियल नेगेटिव का मतलब ये है, ऐसे लगता है कि ये जो इस वक्त जो शेयर हो रहा है पेयर, वो ऐसे लगता है कि इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों इसके पास हैं, कम्प्लीटली इसके पास ट्रांसफ़र नहीं होते, बल्कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो इसके ऊपर ज़्यादा होती है। इस वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। तो यही एबिलिटी, यही सलाहियत जो कि है किसी भी एटम की कोवलेंट बॉन्ड के दौरान ये जो इस वक्त पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वक्त शेयर हो रहा है, इसको अपने तरफ खींचने की कितनी सलाहियत है किसी भी एटम की, इसी एबिलिटी को, इसी सलाहियत को हम लोग नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो देखो यहाँ पे जो क्लोरीन है इसकी एबिलिटी कितनी है और हाइड्रोजन की एबिलिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की, इसी एबिलिटी को ही हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बिना पे हम लोग कहते हैं कि कोई भी बॉन्ड पोलर है और कोई भी बॉन्ड नॉन पोलर को इसमें कोवलेंट बॉन्ड पाई जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इसकी डेफिनेशन देखें आप लोग, लिखा हुआ है द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्या कहते हैं, किसी भी एटम की सलाहियत इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की जब वो कोवलेंट बॉन्ड में हो। ठीक है ना, कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये तो थी इसकी डेफिनेशन। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके फैक्टर्स पे। तो सबसे पहले आप लोग देखो इसका फैक्टर। तो देखो बच्चों, इन फैक्टर से पहले भी जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप लोग बोलोगे कि हमने आयनाइजेशन पढ़ा, आयनाइजेशन एनर्जी उसकी हम लोगों ने यूनिट्स पढ़ी थी, फिर हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ी उसकी भी हम लोगों ने यूनिट्स पढ़ी थी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्यों नहीं है, तो बच्चों ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये एक आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी तो नहीं है, वो दोनों हम लोग एक आइसोलेटेड एटम पे डिस्कस करते थे। ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है, इस वजह से हाँ इसकी कोई भी यूनिट्स नहीं होती हैं, और क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है ना, इस वजह से। फिर अब आ जाते हैं हम लोग इसके फैक्टर्स पे। तो जो फैक्टर सबसे पहले इसका फैक्टर है, जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का था, वो है न्यूक्लियर चार्ज। तो देखो बच्चों,
जब कभी भी हम इससे पहले हम लोगों ने जैसे आयनाइजेशन एनर्जी में पढ़ा था, इसी तरह से इसमें भी है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स किसी भी एटम के न्यूक्लियस में होंगे वो उतने अच्छे से किसी भी इलेक्ट्रॉन को, आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा। देखो इसके न्यूक्लियर चार्ज पे फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, इसके न्यूक्लियर चार्ज 1 है और इसका 2 है, तो इन दोनों में से कौन सा अच्छे से इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा? ये वाला, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी बढ़ती जाएगी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड फैक्टर क्या है? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या है कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का फासला। तो देखो बच्चों, जैसे जैसे न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का फासला बढ़ता जाएगा, मतलब न्यूक्लियस दूर होता जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है तो वो उसे इतने अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो जिसका एटॉमिक रेडियस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इन्वर्स रिलेशन होता है, अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो जो दूसरी है वो कम होती जाएगी। इसका मतलब ये है कि देखो इन दोनों एटम में से इलेक्ट्रॉन को कौन अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा? ये वाला। क्यों? क्योंकि अब जो है इसका फासला, अगर इसके पास हम लोग अगर देखें इलेक्ट्रॉन अगर इधर पड़ा हुआ है तो ये वाला इसको अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा, ये वाला। इसको आप लोग ये देख लो कि अगर मैग्नेट के पास इधर एक चीज़ पड़ी हुई है या मैग्नेट के इधर पड़ी हुई है तो कौन सा वाला ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा? वो वाला मैग्नेट जिसके पास करीब ही जो है कील पड़ी हुई है, तो वो उसी को ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा। ठीक है। तो हमने क्या कहा कि एटॉमिक रेडियस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इन्वर्स रिलेशन है कि अगर जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद है शील्डिंग इफेक्ट। तो बच्चों देखो, शील्डिंग इफेक्ट हमने क्या कहा था कि इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाना, इसे हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो बच्चों आप लोग देखो, शील्डिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इन्वर्स रिलेशन है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, इनर इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ते जाएंगे तो जो अगर नया इलेक्ट्रॉन है वो उसे भी क्या करेंगे? वो रिपेल करेंगे, वो उसे इतने अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो अब इसको देखो, जहाँ पे जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? वो 2 है। और यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे 10 है, तो कौन अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन को? ये वाला कर पाएगा इसके मुकाबले में। तो आपने याद रखना है कि जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत किसी भी एटम की कम होती जाएगी, और जितना कम शील्डिंग इफेक्ट होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम की जो खींचने की सलाहियत है वो क्या होगी? वो ज़्यादा होगी, क्योंकि इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन है। फिर इसका जो फोर्थ फैक्टर है जो कि है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की तरह ये इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, क्योंकि ये नहीं करता कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी तो वो उसे अट्रैक्ट कर पाएगा या नहीं। हाँ, ये है, अट्रैक्ट अगर कर भी पाए तो उसका ऐड होना वहाँ पे मुश्किल हो जाता है। ठीक है। एक्सेप्ट होना और अट्रैक्ट करने में क्या होता है, ये एक अपोजिट चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाने के लिए मैंने ये यहाँ पे लिखी है, और वो ये है कि हम लोग ये क्यों कहते हैं कि जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस हैं वो जो है कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ही क्यों स्टेबल होते हैं। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो ये क्रोमियम है, क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 24 होता है। तो होना ये चाहिए कि ये 4s2 में इसके इलेक्ट्रॉन्स और उसके बाद 3d4 में होने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखा गया है कि ये 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इधर चला जाता है, मतलब d में 4 होने चाहिए लेकिन 5 होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि देखो जब 5 हो जाएंगे, d में 5 हो जाएंगे तो वो हाफ फिल्ड हो जाएगा और इस फॉर्म में एटम क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। अब हाफ फिल्ड होने से कोई भी एटम कैसे स्टेबल होता है, इसका रीज़न क्या है कि देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, क्योंकि इनकी एक जैसी स्पिन है तो ये यहाँ पे अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करता है। अब पोजीशन एक्सचेंज करने से मुराद है अपनी एनर्जीज़ को वो एक्सचेंज करते हैं। ये वाला यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। देखो अगर जब कभी भी जंपिंग होती है, कोई भी जंपिंग करते हैं उस दौरान उसकी एनर्जी रिलीज़ होती है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी जब अपनी पोजीशन ऑर्बिटल इधर से इधर आता है या इधर आता है, एक्सचेंज करते रहते हैं अपनी पोजीशंस को, तो इस दौरान उनकी एनर्जी रिलीज़ होती है। और जब एनर्जी रिलीज़ होती है तो वो क्या हो जाता है? वो स्टेबल हो जाता है। तो इसी वजह से कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है हाफ फिल्ड, जब कभी भी कोई ऑर्बिटल होता है तो वो क्या होता है? स्टेबल होता है।
क्योंकि इस तरह से जो कोलम्बिक रिपल्शन होती हैं वो भी कम होती हैं। फिर इसी तरह से जो है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जो है सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो भी कम हो जाती है और इस तरह से जो एटम है वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। फिर आप लोग ये कह सकते हो कि अगर जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे या फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे, कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होंगे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इनका देख लेते हैं ट्रेंड्स। तो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरह इसके भी ट्रेंड्स बिल्कुल वैसे ही हैं। आपने याद रखना है कि तीनों के तीनों जब कभी भी हम लोग पीरियड में लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज़ करती है। और इंक्रीज़ करने की वजह क्या होती है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। देखो कि एटम का जैसे जैसे हम लोग लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत भी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि अलॉन्ग पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की भी किसी भी एटम की जो सलाहियत है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर डाउन द ग्रुप अगर हम लोग जाएं तो डाउन द ग्रुप हम लोग जब जाते हैं तो क्या होता है कि एटॉमिक रेडियस देखो आप लोग, तो वो क्या होता जाता है, वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते जाते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत है वो फिर क्या होती जाती है, कम होती जाती है। आप इधर देखो तो इसमें इस इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत किसकी ज़्यादा होगी, इसकी, क्योंकि इसका साइज़ छोटा है, इसका साइज़ छोटा है तो वो मतलब न्यूक्लियस के करीब है ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो एटॉमिक रेडियस इसका कम है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा। तो आप लोगों ने फिर आपने याद रखना है कि डाउन द ग्रुप जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज़ करती है और अलॉन्ग पीरियड जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज़ करती है। तो आप थोड़ा सा हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा इसमें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसके फैक्टर्स पढ़े। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि इस इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत कितनी है किसी भी एटम की, इसी सलाहियत को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अगर जो दोनों एटम्स होते हैं कोवलेंट बॉन्ड में, अगर उनकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत एक जैसी होगी तो वहाँ पे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगी, और अगर दोनों की सलाहियत मुख्तलिफ होगी एटम्स की तो वहाँ पे पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, फिर फैक्टर्स हम लोगों ने डिस्कस किए कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। फिर हमने कहा एटॉमिक रेडियस के जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा किसी भी एटम का, एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होती जाएगी, वो उस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। फिर इसके बाद हम लोगों ने कहा शील्डिंग इफेक्ट के जैसे जैसे इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे तो जो न्यू इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है वो भी कम होती जाएगी क्योंकि फोर्सेस ऑफ रिपल्शन बढ़ जाएंगी। ठीक है, अट्रैक्शन फॉर न्यू इलेक्ट्रॉन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस से क्या होता जाएगा, वो दूर होता जाएगा, और इसी वजह से क्या होता जाएगा कि न्यू इलेक्ट्रॉन को वो इतने अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि क्यों हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स और हम लोग कहते हैं कि जो कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं ये स्टेबल होते हैं। इसको हमने देखा क्रोमियम की एग्जांपल से, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है इसमें पोजीशंस इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करते हैं। जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो इस जंपिंग के दौरान क्या होता है कि ये इनकी एनर्जी रिलीज़ होती है। जब एनर्जी रिलीज़ होती है तो जो सिस्टम की एनर्जी है वो कम हो जाती है और एटम जो है वो स्टेबल हो जाता है, और इसमें अब इलेक्ट्रॉन को ऐड करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। फिर हम लोगों ने देखे इसके ट्रेंड्स, और ट्रेंड्स क्या थे कि हमारे पास के जब कभी भी हम लोग लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज़ करती है, और इसकी वजह क्या होती है, न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ जाना। और डाउन द ग्रुप जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करती है, और डिक्रीज़ करने की वजह क्या होती है कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करता है, नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ करते हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ करता है, जिस वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज़ कर जाती है। तो इंशाल्लाह अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और थैंक यू।